बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जॉइंट सेशन में वफाकी हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर करवाए, बुलडोज़ किए और धोखा दिया पाकिस्तान के अवाम को, गलत काउंटिंग की और रूल्स के मुताबिक जो टोटल नंबर पार्लियामेंट के अरकान का है उसकी मेजॉरिटी दरकार थी, यानी कि 221 या 222 जो बनती है वो दरकार थी। उसके बग़ैर उन्होंने वो कवानीन पास करवाए। मुझे हैरत हुई, मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने इस कानून की मुखालफत की, उस कानून की मुखालफत की, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि पीटीआई ने, एमक्यूएम ने, जीडीए ने और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कलभूषण को एनआरओ देने की भी हिमायत की। वो एमक्यूएम के हमारे दोस्त और जीडीए के जो मेंबर्स वहाँ थे उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि वो सेंसस जिसके ज़रिए सूबा सिंध की आबादी को कम बताया गया, जिसकी वजह से सूबा सिंध को उसके हिस्से में आने वाले वसाइल जो हैं वो पूरे नहीं मिल रहे, जितनी रकम वफाक से सूबा सिंध को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उस मुतनाज़ा सेंसस के ख़िलाफ़ सूबा सिंध का जो मुकदमा जॉइंट पार्लियामेंट में था, एक तो स्पीकर साहब ने उसको बिला वजह ताख़ीर का शिकार किया, निशाना बनाया, और जब वो पार्लियामेंट में आया तो चंद लम्हों में, चंद मिनटों में सूबा सिंध की एक ऐसा मुकदमा, ऐसा केस जिससे सूबा सिंध के हर फर्द का मफाद वाबस्ता था, उसको उन्होंने मुस्तरद किया और एमक्यूएम और जीडीए उसका हिस्सा थी। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि सूबा सिंध के लोग एमक्यूएम से और जीडीए से ज़रूर ये पूछें कि वो मुतनाज़ा मरदमशुमारी जिसके ज़रिए सूबा सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है उसको जीडीए और एमक्यूएम ने क्यों सपोर्ट किया है। यहाँ कल जो आपने देखा कि कैबिनेट ने दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कस की, जिसमें एक सरकारी ऑफिसर्स के जो तबादले हुए हैं। सूबा सिंध में इस वक्त 67 यानी 67 ग्रेड 20 के पीएएस अफसरान होने चाहिए, जो फेडरेशन के ऑफिसर्स हैं उनका हिस्सा बनता है, वो होने चाहिए यहाँ पर। और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 19 ऑफिसर जो हैं वो काम कर रहे हैं, 48 की कमी है। 4 ऑफिसर्स निकाल दिए गए हैं, 4 ऑफिसर्स भेज दिए गए हैं। रूल्स के मुताबिक जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वज़ीर आज़म या उनके नॉमिनेटेड कोई फ़र्द, कोई मिनिस्टर या चीफ़ मिनिस्टर या उनके कोई अथराइज्ड पर्सन मशावरत करेंगे, उसके बाद सूबे में पोस्टिंग्स और तबादले जो हैं वो होंगे, चाहे किसी को किसी और सूबे में भेजा जाए, किसी को इस्लामाबाद भेजा जाए, इस्लामाबाद से सिंध में भेजा जाए, और फिर वो प्रपोज़ल देंगे और प्रपोज़ल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको देखेगी। तो जो ऑर्डर्स इनके आए थे उनको हमने ट्रीट किया एज अ प्रपोज़ल, और सिंध कैबिनेट ने कल आप ये कहेंगे पार्शली उन प्रपोज़ल्स को एक्सेप्ट भी किया और पार्शली रिजेक्ट भी किया। जो ऑफिसर्स भेजे गए हैं पीएस के उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं उसको हमने मुस्तरद कर दिया। इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जो 7 निकाले गए हैं, 8 भेजे गए हैं, हमने जो 7 निकाले गए थे उस प्रपोज़ल को मुस्तरद कर दिया। जो 8 भेजे गए उनमें से कोई 4 नाम हम एक्सेप्ट कर लेंगे और 4 हम मुस्तरद कर देंगे। ये भी बताना ज़रूरी है कि अभी ये जो हालिया 7 पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ से निकाले गए हैं डीआईजी लेवल के, अब से कुछ हफ्ते पहले 5 डीआईजी सूबा सिंध से निकाले गए थे जो किसी और सूबे में चले गए। अब अगर 22 पुलिस ऑफिसर सिंध में मौजूद थे 20 ग्रेड के, तो उन 22 में से 12 को वफाकी हुकूमत किसी और सूबे में भेज रही है बग़ैर सूबाई हुकूमत के मशावरत के। अगर ये तरीक़ेकार होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिसिंग, लॉ एंड आर्डर जो प्योरली 100% प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो लॉ एंड आर्डर मेंटेन भी करे और पुलिस की वो निगरानी भी करे। पुलिस सूबाई हुकूमत के अंडर में काम करती है। उस पुलिस को जो सूबाई हुकूमत के अंडर में काम करती है, 22 में से 12 डीआईजीज़ बग़ैर मुशावरत के सूबा सिंध से निकाल दिए गए। इससे बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि वफाकी हुकूमत ये चाहती है
कि सूबा सिंध में जो गवर्नेंस है उसको वो ख़राब करें, बर्बाद करें, और उसका नुकसान अल्टीमेटली सूबा सिंध के लोगों को होना है। और ख़ास तौर पे अगर आप पुलिसिंग को डिस्टर्ब करेंगे तो उसका नुकसान ज़ाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में उठाना पड़ेगा, और उसका भी जो खुमियाजा है वो सूबा सिंध के लोग भुगतेंगे। लिहाजा वफाकी हुकूमत अगर अपने यहाँ कुछ बैठे हुए नाअहल, नालायक और चवल किस्म के MPs की ईमा पर, कहने पर, रिकमेंडेशंस पर लोगों को निकालेगी और लोगों को लाएगी, तो फिर इस तरह से ये निज़ाम नहीं चल सकता है। वफाकी हुकूमत का अपना एक रोल है, वो सिंध के लोगों का, सिंध की हुकूमत का माई बाप नहीं है। वो हमारे ऊपर कोई चौकीदार नहीं बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत आइनी तौर पर मुंतखब हुकूमत है। हम अपने आवाम को जवाबदेह हैं, हम अपनी असम्बली को जवाबदेह हैं। हम वफाकी हुकूमत को इस तरह जवाबदेह नहीं हैं। वफाकी हुकूमत के जहन में अगर कभी ये बात घुस जाती है, और कभी कभी अक्सर वो कहते हैं NFC के इशू पे भी कि हम इतने पैसे देते हैं, और भाई तुम ये बताओ कि तुम हमसे पैसे लेते कितने हो? असल में तो पैसे हम तुम्हें देते हैं और उसमें से तुम कुछ हमें लौटा के देते हो। ये तरीक़ेकार गलत है। वफाकी हुकूमत किसी भी सूबाई हुकूमत के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है। इसलिए अगर सूबाई हुकूमत कानून से हटकर, रूल से हटकर, आइन से हटकर कोई फ़ैसला करेगी तो सिंध हुकूमत जो हमने आइन का हलफ उठाया हुआ है, हम उसकी पासदारी करेंगे और हम अपने सूबा सिंध के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सूबा सिंध के अवाम की जो नुमाइंदगी का हक़ पीपल्स पार्टी को मिला है, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और हम ज़ाहिर है कि उसके लिए अगर हमें लड़ना पड़ा वफाकी हुकूमत से तो हम उनसे लड़ेंगे भी। इस नालायक और नाअहल हुकूमत ने, ये मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि शायद आप में से भी किसी ने नहीं देखा होगा कि ज़िंदगी में कभी ये हुआ हो कि गैस 3 वक्त आएगी, नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, शाम का खाना बनाओ, गैस ख़त्म। ये कभी नहीं हुआ। लेकिन ये नालायक मुल्क को इस नहज पे लेकर आ गए हैं कि पहले बिजली की लोड शेडिंग इस तरह से होती थी कि जी 6-6 घंटे 7-7 घंटे बिजली नहीं होती थी। अब गैस भी आपको सिर्फ खाना पकाने के लिए मिलेगी, उसके अलावा गैस आपको नहीं मिलेगी। अगर सर्दी ज़्यादा हो गई आपका गीज़र नहीं चलेगा, अगर सर्दी ज़्यादा हो गई आपका हीटर नहीं चलेगा। आप लकड़ियाँ मंगाओ, हमें ये पत्थरों के ज़माने में लेके जा रहे हैं कि लकड़ियों पे चूल्हे भी जलाओ, लकड़ियों पे आप पानी गर्म करो, लकड़ियों पे आप आग लगा के अपने बच्चों को सुलाओ। तो ये एक नालायकी है। महंगाई की जो सूरत हाल इस मुल्क में उन्होंने पैदा कर दी है, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो दवाएं हों, चाहे वो दालें हों, चाहे वो कोई इस्तेमाल की ऐसी चीज़ हो जो आम आदमी इस्तेमाल करता हो, उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। और उसका फ़ायदा इस नालायक नाअहल हुकूमत में बैठे हुए वज़ीर आज़म जो उनके सरबराह हैं, सरगना हैं, उनके ATMs को हुआ है, बराह रास्त उनके ATMs को हुआ है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट पड़ी है, क्या कार्रवाई हुई है, उसमें जिन जिन की निशानदेही हुई है उनको नैब क्यों नहीं पकड़ती है? हलीम आदिल शेख के खिलाफ मैंने तो नहीं भेजी थी ना, कब नैब ने खुद कहा कि हम जो है इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं, जमानत कराई है, किसी ने बुलाया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर अपोजिशन का कोई आदमी होता तो आज वो जेल में होता या जमानतों के लिए अदालतों के धक्के खा रहा होता। क्योंकि वो PTI के हैं, इसलिए वो पारसा हैं, इसलिए वो नैब की जद में नहीं आ सकते और नैब उनके ऊपर तक जा नहीं सकती है। तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सूबाई हुकूमत को इस तरह डिस्टर्ब करके मुल्क के निज़ाम को नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आज़म साहब अगर ये समझते हैं कि सिंध सूबा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो ये उनकी राय हो सकती है। हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान का ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा उतना ही हक़ है जितना पंजाब की हुकूमत का है, जितना KPK की हुकूमत का है, जितना बलोचिस्तान की हुकूमत का है। ये अजीब सी बात है कि पंजाब में अगर रात को 3 बजे ख्वाब आ जाए कि IG बदलना है तो सुबह 9 बजे उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। अगर ये ख्वाब आ जाए कि चीफ सेक्रेटरी को बदलना है या कहीं से कोई हो जाए कि जनाब अगर आप ये मजीद चीफ सेक्रेटरी चलेगा तो ये आपकी वजारत उज़्मा के लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो वजीर चीफ सेक्रेटरी चेंज जाता है। इस तरह से चीफ सेक्रेटरीज़ और IGs और सेक्रेटरीज़ पंजाब में KPK में तब्दील हो रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं होंगे। लेकिन सिंध हुकूमत अगर कहे कि हमें IG या चीफ सेक्रेटरी चेंज कर रहे हैं तो हमें 8 महीने तक नाक रगड़नी पड़ती है। हमारे खिलाफ कंपेन्स चलती हैं, हमारे खिलाफ माहौल बनाया जाता है, हमारे खिलाफ उन ऑफिसर्स को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन पंजाब KPK इससे मावरा हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये नज़र आता है आपको कि सिंध के साथ सौतेली माँ वाला सलूक हो रहा है और इस तरीके से सिंध को ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे हम पाकिस्तान का, सनी वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि वो हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन पर एहसान कर रहे हैं।
अच्छा सही तो ये बताइएगा कि कल जैसा कि सिंध काबीना ने लाड़काना और सेक्टर के नहरी कदीम जो बोर्ड है उनको कानून का प्रोग्राम करने के लिए ज़मीन वहाँ पर अच्छी आबादी तो इसी तरह जो नस्ला टावर और दीगर और सिलसिले में आपको वाज़ेह मौका पाया है कि किसी की गलती नहीं है तो मल्लीर एक्सप्रेस वे के जरिए जो कदीम रूट आ रहे हैं उस पर हुकूमत क्यों कंफ्यूज है, अब तक रोड में तब्दील नहीं कर सकी? नहीं, देखें मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, जो नस्ला टावर या और इस किस्म की जो तामीरात हैं जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए आबाद हो गई हैं, बन गई हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, उनके केस को आप अलग रखें। मलीर एक्सप्रेस वे का केस अलग है। मलीर एक्सप्रेस वे पे भी अगर वहाँ के मकामी लोगों के कुछ एतराज़ात आए हैं तो हम उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती उसको मुसलत नहीं कर रहे हैं, हम उनसे मशावरत करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहते हैं। ये एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से वहाँ के लोग मुतासिर हों या उनके जो खदशात हैं उसको हम दूर न करें। लेकिन बाकी जो दूसरी बात आपने कही, कराची शहर हो या सूबा सिंध के दीगर अजला हों, वहाँ हज़ारों की तादाद में ऐसी आबादियाँ मौजूद हैं, ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं किसी कानून की वायलेशन की है और वो बिल्डिंग्स या वो आबादियाँ बन गई हैं। अब उनमें रहने वाले लाखों लोग हैं और आम तौर पे वो गरीब लोग हैं, अक्सरियत उनमें गरीब लोगों की है। तो ये बड़ा नामुमकिनात में से है कि हम उन तमाम लोगों को जो है वो बेघर करें। इस हवाले से सूबाई असम्बली में कुछ मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन दी और हुकूमत से ये डिमांड किया कि वो एक कानून बनाएं और उस कानून के ज़रिए इन तमाम कंस्ट्रक्शंस को रेगुलराइज़ करें। मुझे समझ नहीं आती बात कि यहाँ से जब निकलते हैं तो नस्ला टावर के बाहर खड़े होकर ड्रामेबाजी करते हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो MQM हो, चाहे कोई और हो। वहाँ जाकर लोगों को कहते हैं कि ये नस्ला टावर को नहीं गिरना चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ अगर हम कहते हैं जी कानून बनाएं ताकि हम उनको कोई प्रोटेक्शन दे सकें, तो यहाँ उसकी मुखालफत करते हैं। ये उनका जो दौरा मयार है, जो चेहरा है, जो उनकी आवाम दुश्मनी है, वो मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों को भी देखनी चाहिए और सूबा सिंध के लोगों को भी देखनी चाहिए। आपने जिक्र किया क्या अफसरान आइन में किस जगह लिखा हुआ है कि 10-10 साल तक एक ही जगह, एक ही शहर में, एक ही सूबे में तैनात रहेंगे? मकसूद मेमन ने गुज़िश्ता 10 साल में कोई भी फील्ड पोस्ट नहीं की है, उन पर ऐसी मेहरबानी क्या है कि वो किसी दूसरे सूबे में न जा सके जिन लोगों ने VVIPs की ड्यूटी? मैं आपसे गुजारिश करूँ, पहली बात यह है कि ये किसी एक ऑफिसर की बात नहीं है। आप पिछले 2, 4, 5, 6 सालों में देख लें, बहुत सारे लोग यहाँ आते भी रहे, ऑफिसर्स यहाँ से जाते भी रहे। ऐसा नहीं है कि हमने कहा हो कि जी आप बिल्कुल जा नहीं सकते, बिल्कुल जाते रहें। एतराज़ ये है कि जो रूल्स में लिखा हुआ है कि मशावरत होनी है चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की, वो नहीं हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रोटेशन पॉलिसी जिसका ये जिक्र करते हैं वो 2020 में बनाई गई है और 2020 में जो पॉलिसी बनाई गई उसमें किसी किस्म की सूबों से मशावरत नहीं हुई है। जिन रूल्स की हम बात कर रहे हैं वो सूबों की मशावरत के साथ बनाए गए थे और उन रूल्स में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि किसी सूबे में, किसी सूबे से दूसरे सूबे में, विफाक से सूबे में या सूबे से विफाक में अगर किसी ऑफिसर को जाना होगा तो उस पर चीफ मिनिस्टर से या उनके अथराइज पर्सन से कोई कंसल्टेशन होना ज़रूरी है। हम तरीक़ेकार की बात कर रहे हैं। अगर ऑफिसर्स को भेजना भी है तो उसका एक तरीक़ेकार हो सकता है। आप चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि ये मजबूरी है, हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पिछले दिनों में कोई लोग गए नहीं हैं, दर्जनों ऑफिसर्स होंगे जो यहाँ से गए भी हैं और यहाँ पर आए भी हैं, यहाँ पर पोस्टेड है, काम कर रहे हैं। फमीदा सियाल के उर्सा को लेके यहाँ आए थे, उनका कहना था कि हम अपने इक़्तिदार को ढूंढते सिंध असेंबली आए हैं। अली मादल शेख वालों का कहना है कि 3 दिन से हम करारदाद पेश करना चाहते हैं लेकिन हमें असेंबली में करारदाद पेश करने नहीं दिए जाते। क्यों? इसी में नाज़िम जोगियों की जो वालिदा और वाइफ पर रात से लापता है, ये वीडियो बयान सोशल मीडिया पे आने के बाद। और ये देखिए, मैं एक सियाल के शोहर ने कहा है कि जो FIR है वो हमारे मर्जी से नहीं काटी गई, हम दोनों इस्लाम का नाम भी लाना चाह रहे थे, वो क्यों नहीं लिखा? देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूँ, FIR दोनों जो कटी हैं, चाहे वो नाज़िम जोखे के कत्ल की हो या हमारी बहन फहमीदा सियाल के कत्ल की हो, वो दोनों की दोनों FIR उनके वरसा ने खुद कटवाई हैं। अगर तो दबाव होता तो हमारे MPA का नाम उसमें नहीं आता। यहाँ पर अवैस जोखे साहब जो हमारे MPA हैं उनका नाम FIR में मौजूद है। वहाँ पर जो MPA हमारे गमर इसरान हैं उनके वालिद का नाम FIR में मौजूद है। अब अगर
बहरहाल अब वो जो लवाहिकीन हैं उनको मैं रोक नहीं सकता, मैं उन पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वो जिस तरह की चाहें बात करें, ज़ाहिर है उनके साथ एक जुल्म हुआ है, उनके घर में एक वाक़या हुआ है, एक बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो मैं उनकी तकलीफ़ को, उनके दर्द को समझ सकता हूँ। लेकिन मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत ने पहले दिन से ये वाज़े मौक़िफ़ रखा है कि हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं और हम किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं होंगे जो किसी कत्ल में, किसी जुर्म में मुलविस पाया जाए। जहाँ तक नाज़िम जोको की वालदा और वाइफ का ताल्लुक़ है, मेरा जो राब्ता मैं बार बार कह भी चुका हूँ, उनके भाई से मुस्तकिल रहा। उनकी एहलिया से ना मैंने कभी बात की, ना मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी बहन इद्दत में है और हम शायद मुनासिब नहीं समझते कि हम जाकर उनके साथ ताज़ियत करें, उनके साथ बात करें। अब अगर वो नहीं है तो आप जाके उनके घर पे देख सकते हैं, उनकी फैमिली से पूछ सकते हैं, अफजल से पूछ सकते हैं, या और ज़ाहिर है कि उनकी जो एहलियाँ हैं उनकी कोई और फैमिली होगी, उनके वालिद होंगे, उनके भाई बहन होंगे जो घर में आते जाते होंगे, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत ने हर वो काम किया जो उनके लवाहिकीन ने मुतालबा किया उनसे। जिस तरह की FIR उन्होंने चाहिए वो कटी, सिक्योरिटी की बात की, सिक्योरिटी उनको मिली। जो इन्वेस्टिगेशन तब्दील करके उन्होंने नाम दिए थे कि इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन दी जाए, सिंध हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन उनको ट्रांसफ़र की। हमने किसी भी तरह की कोई मदाखलत इस पूरे मामले में नहीं की, बल्कि हमने कोशिश की कि जो जो मुतालबात लवाहिकीन कर रहे हैं हम उनको पूरा करें। और ये बात देखें, उसूली तौर पर भी समझने की ज़रूरत है कि अगर पीपल्स पार्टी का कोई फ़र्द ऐसा जुर्म करता है जो उसका इंडिविजुअल एक्ट है, तो ये कहीं अकल नहीं मानता कि पार्टी उसके साथ जाकर खड़ी हुई है जो अगर उसने जुल्म किया है। अगर उसने गलत काम किया है तो उसको भुगते। पीपल्स पार्टी उस जुर्म में ना उसके साथ है, ना पीपल्स पार्टी के कहने पर ये हुआ है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों या चीफ मिनिस्टर हों, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा हुआ है। आज भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम मज़लूमों के साथ हैं, हम लवाहिकीन के साथ हैं। हमें जिस तरह से वो कहेंगे हम करेंगे। अगर कोई लोग उसको पॉलिटिकली खेलना चाहता है, प्ले करना चाहता है तो करें, लेकिन PTI से अब सवाल ये ज़रूर करें कि अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या किया जब उनका अपना MPA खुदकुश हमले में मारा गया और उसका भाई ये कहता रहा कि अमीन गंडापुर ने ये खुदकुश हमला करवाया। 164 का उसका स्टेटमेंट है, उसका 164 का स्टेटमेंट वो मानने को तैयार नहीं है। आप जाके पूछिए कि उनका जो अक़लियत का MPA था, जिसका मर्डर उनके ऐसे बंदे ने करवाया जो बाद में MPA बनने वाला था, जो साबित हुआ है, और बाद में उसी MPA को वोट लेने के लिए उसका हलफ भी करवाया और उसकी मिन्नतें भी की। पंजाब में चले जाइए आपको बेशुमार केसेस मिलेंगे जहां पर PTI की MNAs और MPAs कत्ल में मुलविस हैं, और जिन्होंने कत्ल किया उन्होंने कहा कि हमने इनके कहने पर किया है। सवाल ये है कि वहाँ कितने लोग इन्होंने पकड़वाए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। पीपल्स पार्टी ने तो अपने MPA के खिलाफ FIR भी कटने दी, उसको जेल में भी डाला हुआ है, उसके खिलाफ सारी कार्रवाई भी हो रही है। एक मिनट सर, अफसरान को कहते हैं कि आप जहाँ उनकी पोस्टिंग करना चाह रहे हैं वहाँ उनको बुलाते हैं। सिंध हुकूमत ने उन अफसरान को जाने से रोकी है। जो ये 20 ग्रेड के अफसरान हैं, ये कुछ माह बाद इनका बोर्ड मीटिंग है जिसके अंदर इनको 21 ग्रेड में जाना है। अब जब इस तरीके से होगा, सिंध उनको जाने नहीं दे रहा है, वफाक उनके पास अफसरान जा नहीं पा रहे, तो इसमें जो उनकी तरक्की है वो इसमें इफेक्ट नहीं होगी, इसमें अफसरान का उनका करियर खराब नहीं होगा। इस तरीके से इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसी में ऐड करेंगे ये लोग जो है तमाम अफसरान जो है, जिसमें से 12 में से 4 जा चुके हैं और 8 जो है DIGs की सीटें खाली पड़ी हैं। अभी कश्मकश का शिकार है कि वो सिंध की और वफाक की लड़ाई की वजह से जो है इनका मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगा। देखिए बात ये है, ये वफाक और सिंध की लड़ाई अपनी जगह आप कह सकते हैं इसको, लेकिन बात उसूल की है, बात कानून की है, बात उस मुरवजा तरीक़ेकार की है जो 1954 से लगा हुआ है, बना हुआ है, उसके ऊपर चल रहा है। मुझे बताइए कभी हिस्ट्री में आपने सुना है कि 12 पुलिस ऑफिसर 20 ग्रेड के DIG इस तरह निकाल दिए गए बगैर सूबाई हुकूमत की मशावरत के? ये निकाल के दिखाए ना मुझे पंजाब से इस तरह से, और हमारी मर्जी के भेजें वहाँ पर। हम उनको नाम देते हैं कि इनको भेजो पंजाब में, भेजें उनको। ये कोई तरीक़ेकार है कि आप अपोजिशन के मेंबर्स के कहने पर चुन के लोगों को निकालोगे और उनके कहने पर लोगों को यहाँ लगाओगे? जो ऑफिसर्स हैं वो रियासत के मुलाजिम होते हैं, अवाम के एक मुलाजिम होते हैं, उनको इस तरह कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी ऑफिसर को सिर्फ इस बुनियाद पर तरक्की नहीं दी जाएगी कि सूबाई हुकूमत को रिलीज़ नहीं कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ज़्यादती सिंध हुकूमत करेगी, वफाकी हुकूमत कर रही है? उन ऑफिसर्स के कैरियर को नुकसान पहुँचाया जाता है अगर, तो आप मुझे ये बताइए कि उन ऑफिसर्स के साथ ज़्यादती वफाक कर रहा है कि सिंध कर रहा है? तो ये अगर रवैया वहाँ पर है कि कोई ऑफिसर अगर हमारे इशारों पे नहीं चलेगा तो हम उसको प्रमोशन नहीं देंगे, हम उसको पोस्टिंग नहीं देंगे, हम उसको ख़राब करेंगे, तो ये जो वफाकी हुकूमत की नीयत है, जो बददियानती है, उसको वाज़े करने के लिए काफ़ी है कि आपके जहन में ये सवाल आया
कि ये अगर नहीं जाएंगे तो उनका प्रमोशन नहीं होगा, उनका कैरियर ख़राब होगा। ये वफाकी हुकूमत हथकंडा है, जो हथियार है इसको इस्तेमाल कर रही है और सूबा सिंध में हमारे जो हुकूमती उमूर हैं उनको मफलूज करना चाहती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध के अवाम से दुश्मनी है, सिंध के लोगों को सजा दी जा रही है। वज़ीर आज़म को अगर पीपल्स पार्टी से नफरत है, सिंध हुकूमत उनको पसंद नहीं है, तो कम से कम सिंध के लोगों के साथ वो नफरत ना करें। ये बता दीजिएगा टावर और तजावुज़ात के खिलाफ करारदाद पास की, क्या सिंध हुकूमत इस पर कानून बनाने जा रही है? गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ, लाड़काना के राइट किनारे वाले मकीनों को कच्ची आबादी में शामिल किया है। कराची में गुजर नाला है या कराची की इमारत है, इसको एम्बुलेंस करने के लिए देखें, एक बात समझने की ज़रूरत है। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हमारा रहा है कि ये जो आबादियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह की इमारतें बहुत ज़्यादा हैं, एक नस्ला टावर नहीं है और वहाँ रहने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर सकती जिससे कोई इंसानी अलमिया जन्म ले। जो गुजर नाले की बात कर रहे हैं आप, औरंगी नाले की बात कर रहे हैं आप, इन नालों पर भी जिन लोगों के घर मुस्मार हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म था और हमने भी ये ऐलान किया था कि इन लोगों की रीसेटलमेंट हम चाहते हैं, प्रॉपर रीसेटलमेंट हम चाहते हैं। ज़मीन सिंध हुकूमत देने को तैयार है, लेकिन जाहिर है कि जब आप कोई नई आबादी बसाते हैं, वहाँ डेवलपमेंट कराएंगे, तो उसके लिए आपको फ़ंड्स दरकार हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की कि हमें 10 अरब रुपए इस मद में बैरिया टाउन के जो पैसे जमा हो रहे हैं, जो सूबा सिंध के लोगों के पैसे हैं, जो पैसे सूबा सिंध के लोगों के लिए खर्च होने हैं, हमने वो पैसे मांगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे देने से हमें इनकार कर दिया। जो वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की कमेटी है, उस कमेटी में जब पहले ये कहा गया कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, जो लोग जहाँ से डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको किस तरह से अकोमोडेट करें, कंपनसेट करें, तो जो कमेटी बनाई गई जिसमें मैं भी था, एक हमारे नजीब हारून जो हैं MNA हैं वो भी थे, तो हमने ये राय दी थी कि वन टाइम इनको कंपनसेशन करके इनको इतनी रकम दे दी जाए कि ये यहाँ से चले जाएं और अपना जाके कोई छोटा मोटा घर ले लें। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इसको तस्लीम नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हम इनको 2 साल के लिए किराया देंगे और उसके बाद जो नया पाकिस्तान के अपार्टमेंट्स कभी पता नहीं बनेंगे 2 साल के बाद, तो उन फ्लैट्स में इनको हम प्रायोरिटी देंगे ताकि ये आकर वहाँ पर ले लें। वो मुफ्त में नहीं थे, वो उनको किस्तें देनी पड़ती। तो ये सिंध हुकूमत की जो नीयत थी, जो प्लान था, वो तो ये था कि हम इनको सेटल कर दें कहीं ना कहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि ना पैसे सुप्रीम कोर्ट देने को हमें तैयार है, ना वफाकी हुकूमत हमारी जो अप्रूव जो राय थी उसको लेने को तैयार थी। तो जो फैसला हुआ वफाकी हुकूमत की सतह पर, उस पर हम अमल कर रहे हैं। लेकिन गुजर नाला को रिस्टोर होना है, औरंगी नाला को रिस्टोर होना है, उसके रास्ते से रुकावटें हटनी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन बाकी जो आबादियाँ हैं जो किसी नाले पर नहीं है, किसी सड़क के ऊपर नहीं है, किसी ऐसी जगह पर नहीं है जिनको अगर नहीं हटाया जाता है तो कराची के शहरियों को नुकसान होती है, तो उनको कम से कम रेगुलाइज करने के लिए कानून आ सकता है। मैं कोई चीज़ और बता दूं, अभी तो ये कानून कोई असेंबली में आया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी राय ये होगी कि ये कानून कोई ऐसा अंधा नहीं होगा कि एक कागज़ पे आ जाए और कह दिया सारे रेगुलाइज कर दें। ये भी हो सकता है कि हम कोई कमेटी तजवीज़ करें जिसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट शहर के मारूफ लोग हों, वो बैठकर एक एक बिल्डिंग को, एक एक आबादी को देखें और वो फैसला करें कि हाँ जी इस आबादी को रेगुलर हो जाना चाहिए, इस बिल्डिंग को रेगुलर हो जाना चाहिए, और किन शराइत पे होना चाहिए, क्या उनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए, कोई फीस होनी चाहिए, उनको फ्री कर देना चाहिए। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो पीपल्स पार्टी कोई अपने मफाद में करना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जिससे लाखों शहरी बेघर हो सकते हैं, हम उनको बचाने के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए एफर्ट है जो हम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि बाकी सियासी जमायतें जो बाहर जाके ड्रामेबाजी करती हैं, जाके नाले पे भी खड़े होते हैं, जाके नस्ला टावर पे भी खड़े होते हैं, वहाँ जाके कुछ और कहते हैं, असेंबली में अगर हम उन लोगों के मफाद की बात करते हैं तो उसकी मुखालफत करते हैं। पीपल्स पार्टी के रास्ते के बावजूद जाम अब्दुल शहीन जो कि कौमी असेंबली इजलास में शरीक नहीं है, उनका यह इजलास तायदी मिला, तो उनको खदशात हैं कि पीपल्स पार्टी उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही। और दूसरा ये कि जाम अवेज को असेंबली में क्यों नहीं आया जाए? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि जाम अब्दुल करीम से कोई रब्ता हुआ था, आए थे नहीं आए थे, लिहाजा इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अब वो ये अगर महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ पीपल्स पार्टी इंसाफ नहीं कर रही है, तो भाई केस अदालत में है, एक बंदे का कत्ल हुआ है, तो उनको अपने आप को अदालत में ही बेगुनाह साबित करना है। जाम अवेस मुझे नहीं पता इस वक्त, तो वो शायद कल जुडिशल कस्टडी उनकी हुई है, अब मेरे इल्म में नहीं है। वो तो उस वक्त होता है कि मेंबर आना भी चाहे, स्पीकर बुलाना भी चाहे, तब आता है। ज़बरदस्ती तो किसी को ला नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू। कल काबीना ने
लाड़काना सक्खर के जो इंक्रोचर है इरिगेशन के प्लाट थे उनको तो इस्तना दी थी। तो ये कहीं पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार तो नहीं है कि कराची के मुतासरीन को तो रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन जब अपने वोटर्स की बारी आई तो उनके लिए कानून बनाया गया और काबीना से मंजूरी हुई। देखें, एक बात मैं और वाज़ेह कर दूं, कल जो लाड़काना में इरिगेशन की ज़मीन के हवाले से मैटर आया था वो सिर्फ लाड़काना तक महदूद नहीं रहेगा। सूबा सिंध में जहाँ जहाँ पर भी ऐसी सरकारी ज़मीन जिसकी उस इदारे को अपने इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर ये लाड़काना की मैं आपको मिसाल दूँ तो इरिगेशन से ये कहा गया था डिपार्टमेंट से कि आप हमें ये बताइए कि जो आपका सिस्टम इरिगेशन का उसको चलाने के लिए आपको कितनी ज़मीन और बराबर में दरकार है। जो ज़मीन आपके ज़रूरत की है उतनी ज़मीन हम खाली भी करवाएंगे, जो लोग वहाँ आबाद हैं उनको उठाएंगे, और वो ज़मीन जो उनकी ज़रूरत नहीं है जिसकी, वो वहाँ पर लोगों को रेगुलाइज़ करेंगे। और ये सिर्फ लाड़काना तक और सक्खर तक महदूद नहीं रहेगा, ये सूबा सिंध के बाकी शहरों तक भी जाएगा। लेकिन मैं एक अर्ज़ आपसे कर रहा हूँ, देखिए वो केस इसलिए मुख्तलिफ है कि एक सरकारी ज़मीन है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट वो ज़मीन सरेंडर कर देता है कि हमें उसको इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, वो कच्ची आबादी को चली जाती है। कच्ची आबादी डिपार्टमेंट जो है उसको अपने तरीक़ेकार के मुताबिक रेगुलाइज करेगा। लेकिन कुछ बिल्डिंग्स अगर बन गई हैं, मिसाल के तौर पर नस्ला टावरी में ले लूँ, वो मुरवजा किसी कानून की वायलेशन में बन गई है। कोई और इमारत है उसके ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर्स डल गए हैं, कुछ और इमारतें हैं जिन्होंने अपने बिल्डिंग रूल्स की वायलेशन में बना दी है, तो उसमें आम तौर पे माजी में इनको जुर्माने करके इनको रेगुलाइज कर दिया जाता था। लेकिन इस वक्त चूँकि अदालतों के मुख्तलिफ फैसले आ गए हैं तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक इसे आगे बढ़ा सकें। लिहाजा मेंबर्स का ये ख्याल था असम्बली के कि एक कानून सिंध हुकूमत लाए और इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर इन तमाम चीज़ों को रेगुलाइज करें ताकि वो जो लोग लाखों की तादाद में परेशान हैं उनकी परेशानी हम दूर कर सकें। तो ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये किसी एक शहर तक महदूद नहीं है। जो हमारे दोस्त कह रहे थे कि नस्ला नहीं है, नस्ला नहीं, मैंने यही बताया था कि एक नस्ला का मसला नहीं है। यहाँ बेशुमार हज़ारों नस्ला टावर है पूरे शहर में जिनको आपने देखना है। थैंक यू जी।